हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, बहुत सारे राजनीतिक दल बन गए हैं, बहुत सारे राजनीतिक समूह बने हुए हैं जो चुनावी भागीदारी के जरिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी संगठन हैं जो गैर राजनीतिक तौर से समाज में न्याय का प्रसार कर रहे हैं। ऐसे ही एक गैर राजनीतिक संगठन पर आज मैं चर्चा करूंगा जिसका नाम है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा एक आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों को हर अवसर में समान भागीदारी देना और दिलाना सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य रखकर काम कर रहा है। इस आंदोलन का मानना है कि जब तक सभी लोगों को हर क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक संविधान का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। सही बात यह है कि भारत का संविधान सबको अवसर की समानता देता है, लेकिन अवसर की समानता का जब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, और जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक अवसर की समानता का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। यानी अवसर की समानता और भागीदारी ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना एक को साधे दूसरा नहीं सधेगा। तो जहां संविधान अवसर की समानता देता है वहीं उसका लक्ष्य क्या है? भागीदारी। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन संविधान के अधीन लिखी गई अवसर की समानता के लक्ष्य को पूरा करने पर कार्य कर रहा है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के संयोजक श्री पीसी कुरील जी हैं। आप सबको इनसे रूबरू कराऊंगा। श्री पीसी कुरील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल पर और हमारे दर्शकों के बीच जो है, आप बताइए कि आप यह आंदोलन कब से चला रहे हैं और आगे आपका क्या लक्ष्य है? यह आंदोलन तो खास रूप से जो 2011 से शुरू हुआ था जी। जब ये आरक्षण के व्यवस्था जो हाई कोर्ट से खारिज किया गया तो उसमें हमने कहा कि इस देश में जो बाबा साहब ने या देश के प्रथम नेतृत्व ने जो व्यवस्था दिया है, यह देश हम सब मिलकर जीता है, हम सब मिलकर चलाएंगे। तो उसके तहत इन्होंने वोट का ऐसा स्वरूप दिया कि हर व्यक्ति का वोट इक्वलिटी सबके बराबर किया। तो बराबरी की वहाँ से शुरुआत हुआ। तो वोट के माध्यम से सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद उस भागीदारी के कंसेप्ट को, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो अलग रखकर एक राजा की तरह काम करने लगते हैं। देश में जो भी दल चुनाव जीत कर आता है, जो सरकार में पहुंचता है वो राजा की तरह काम करता है, वो प्रतिनिधि की तरह नहीं रहता। जबकि देश में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है संचालन करना है देश को। यह देश सबका है, किसी एक समाज का, एक व्यक्ति का नहीं है। तो इस व्यवस्था को जब देखा कि आरक्षण को भी लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे ये इनको खैरात में दिया जा रहा है, तो हमने कहा कि इस व्यवस्था को वैसे रोकना चाहिए। जब सरकार रोक रही है या इस देश के जो हमारे उच्च न्याय सदन है वो भी रोक रहा है, तो फिर इसे जो है लोगों के जो कंसेप्ट है संविधान का, भागीदारी का, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसको लोग समाज को जागृत करना होगा। वो अपनी भागीदारी खुद लेने के लिए तैयार हो, खुद ले, खुद सक्षम हो जाए। हाँ। और भागीदारी का लक्ष्य पूरा करें। क्योंकि कोई भी जो सरकार में पहुंचता है वो अपनी सरकार में बने रहने के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए जो है केवल उस व्यवस्था का उपयोग करते हैं और उसी के तहत समाज को भागीदारी की बात करते हैं जी। और वो समाज को भागीदारी से दूर रखने का काम करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अजय रवि जी भी हैं। अजय रवि जी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप इस संगठन की रूपरेखा बताइए कि कैसे संगठन कार्य कर रहा है। संगठन में हम लोग जो जुड़े हैं उसका लक्ष्य विशेष रूप से ये है कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं या वंचित लोग हैं उनको समाज के नेतृत्व में पर्याप्त भागीदारी मिले और अवसर की समानता मिले, उनके योग्यता अनुसार उनके आय के साधन हो, परिवार को
ढंग से चलाया जा सके, इतनी वृत्ति उनको मिलनी चाहिए जी। तो हम लोग इस विचारधारा को लेके चल रहे हैं कि हर आदमी को समाज में जो रह रहा है उसको एक अधिकार है कि उसको एक सम्मानजनक जीवन स्तर रखने का अधिकार है और उस हिसाब से उसकी आर्थिक व्यवस्था हो जाए। बहुत लोगों को अभी ऐसी समानता नहीं मिली है, श्रम के अवसर सबको समान रूप से नहीं मिल रहे हैं। बहुत ऐसे समाज के तत्व हैं जैसे विधवा है या वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनको अभी पूरी तरह से आच्छादित नहीं किया जा चुका है। तो ऐसे लोगों को हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जहां अधिकतम लोगों को सुविधा दी जा सके, शिक्षा में इस तरह की व्यवस्था करना चाहेंगे कि बहुत से लोग धन के अभाव में नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे बच्चों को आगे शिक्षा लेने में पैसे की दिक्कत आती है, तो ऐसे जो अवसर है उनको व्यवस्था की जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे उनकी शिक्षा बाधित ना हो। पुस्तकें हैं या उनका छात्रावास का खर्चा है, इस तरह की व्यवस्था हम लोग करना चाहेंगे। कभी कभी समाज में अचानक आपदा आ जाती है जी। किसी परिवार में अचानक से कमाने वाला या कोई ऐसा घटना हो गई जैसे आग लग गई या ऐसे कोई हादसा घटना हो गई, कोई हादसा हो गया जिससे अचानक उन लोगों के सामने जीविकोपार्जन की दिक्कत आ जाती है जी। और तत्काल सबको सरकारी सहायता नहीं भी मिल पाती है, तो हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक थोड़ा ही अमाउंट, एक टोकन अमाउंट ही, लेकिन उनको इस तरह से मिल जाए जिससे उनकी जीवन की जो गाड़ी है वो रुके ना, पर्याप्त रूप से चलती रहे। और समाज में जब तक सभी लोगों का मिल करके योगदान नहीं होगा और सारे लोग जब मिल करके समाज के आगे बढ़ाने का दायित्व तो नहीं निभाएंगे, तो गाड़ी के जो 4 पहिए होते हैं, सारे पहिए बराबर काम करेंगे तो भी गाड़ी बढ़िया बैलेंस चलेगी। इसी तरह से देश की भी बात है। लोग मिल करके, जब सारे लोग मिल करके सामूहिक रूप से जब आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा भारत का भविष्य उज्जवल होगा। यही बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और यही भागीदारी है। हमारे साथ राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय सलाहकार सतवीर सिंह जाटव जी भी हैं। आप दलित जनजागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सतवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से कब जुड़े हैं? देखिए, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से सन 2014 से हम लोग और पीसी कुरुल साहब जी राष्ट्र के विषय में कुछ आपस में चर्चा किया करते थे पहले से। और जब एक रोज मेरे बड़े भाई पीसी कुरुल साहब ने मेरे सामने ये कॉन्सेप्ट रखा कि जाटव साहब, जो जिस प्रकार से आप डीजीएम को या जिस प्रकार से और अन्य मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन सब मूवमेंट जो है केवल एक ही मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो और कोई संविधान की बात भी नहीं करता है, और केवल अगर संविधान की अगर कहीं बात करता है संविधान को बचाने की बात करता है। तो मैंने उस चीज़ को समझा और परखा। जब भागीदारी की बात चली, मैंने कहा जब बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस मुल्क को, इस भारतवर्ष को जब पूर्ण रूप से सभी को व्यवस्थित करने के भारत के संविधान को दिया और उस पर जो वर्क नहीं हुआ, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो 5 साल की सरकार रही, चाहे 5 साल से ज़्यादा की सरकार रही, सभी सरकारें जो है केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में समाज विरोधी और संविधान विरोधी सरकारें पैदा हुई। अगर काश वो सरकारें पूर्ण रूप से अगर समाज के ऊपर ध्यान देती, या समाज के अंदर जिस प्रकार से जब हम भारतवर्ष की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय पर जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय आज़ादी की लड़ाई में सभी की भागीदारी थी। और इसी प्रकार से जब बाबा साहब ने भारत के संविधान को लिखा तो उसमें सभी की भागीदारी के विषय में बाबा साहब ने पूर्ण रूप से संविधान के अंदर वर्णन किया। लेकिन जो स्वार्थवत सरकारें थीं, जो 5 साल से ज़्यादा सरकारें चली, वो समाज विरोधी और संविधान विरोधी सरकारें पैदा हुई। उन्हीं सारी चीज़ों पर विचार करते हुए, मंथन करते हुए, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पर बात करी, हमने पीसी कुरुल साहब ने, और हमने पीसी कुरुल साहब को एक वादा किया कि भाई साहब कि ये जो मूवमेंट आपने जो राष्ट्रीय भागीदारी की बात करी है, वो भी देश के अंदर सभी लोगों को, ना जात ना धर्म, ना जात ना धर्म,
केवल मानवता की बात करिए। जी। क्योंकि जब तक हम जाति और धर्म को छोड़ करके मानवता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक जो है कोई भी जो राष्ट्र के अंदर भागीदारी नहीं हो सकती। जब हम जात और धर्म को छोड़ करके मानवता के विकास के लिए बात करके, जब जो राष्ट्र भागीदारी हो सकती है। क्योंकि आज भागीदारी की जो बात है, वो भागीदारी की बात केवल जो है एक क्या बोलते हैं, एक ही चीज की भागीदारी की बात नहीं है। चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, अदरवाइज चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन सभी चीजों में जो आज की तारीख में हमें राष्ट्र के अंदर भागीदारी करनी है, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता जो सरकारें नहीं दे पाई है, राष्ट्रीय भागीदारी का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक कॉन्सेप्ट जो है स्वरोजगार की तरफ है। जिससे कि हमने ये देखा है देश के अंदर, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति है, चाहे किसी भी का है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई भी है, लेकिन कमजोर वर्ग हर जाति के अंदर होता है, हर समाज में होता है। लेकिन सरकारें उनकी बात तो करती हैं कि हम कमजोर गरीब के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भागीदारी देने का काम नहीं करती है। जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबको स्वरोजगार देने का कॉन्सेप्ट है, ये कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और जहाँ तक अब आप देख रहे होंगे कि हम लोग पहले से एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारें आई और जो संविधान के विषय में जानते ही नहीं है, संविधान को समझ नहीं पाए, वो केवल एक ही बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। तो हम लोग और पीसी कुरल साहब उस बात से भी सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अब तक 75 वर्ष के बाद भी जो भारत का संविधान था, वो अब तक जो है पूर्ण रूप से भारतवर्ष के अंदर लागू ही नहीं हुआ। अगर बाबा साहब का ये संविधान पूर्ण रूप से व्यवस्थित मुल्क के अंदर हो गया होता, तो सबको सबकी भागीदारी मिल गई होती। उसी कॉन्सेप्ट पर दलित जनजागृति मिशन और जो एक जैसे कि अभी हमारे इस देश के क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की बात करी। इस प्रकार से राष्ट्रीय भागीदारी जो आंदोलन है, ये महाभागीदारी की देश के अंदर बात कर रहा है। और ये एक संगठन नहीं है। हमने जिस प्रकार से कुरल साहब ने एक राष्ट्र के अंदर भागीदारी की बात करी है, इस भागीदारी आंदोलन के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर दलित जनजागृति मिशन, दलित एकता मंच और बहुत सारे संगठन हमारे लोगों के नजदीक में हैं, इसमें शामिल हम सारे संगठनों को हम लेकर के आ रहे हैं। उनका हम एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और उन्हें मिला करके हम पूरे देश के अंदर क्या बोलते हैं आंदोलन छेड़ देंगे। और ये लड़ाई जो होगी बहुत भयंकर ये लड़ाई होगी। ये पहले आज़ादी की लड़ाई से भी ज्यादा भयंकर लड़ाई होगी। जिस प्रकार से पहले आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत के अंदर घर घर से एक व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए और पावर टॉनी और स्वतंत्र पावर ऑफ टॉनी के लिए लड़ाई लड़ा था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के लिए देश के अंदर जितने भी बहुजन समाज और अन्य श्रवण समाज के जो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे हैं, हम उन्हें लेकर के आएंगे। और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन केवल 85 की बात नहीं कर रहे, हम लोग 100% पर हम काम कर रहे हैं। 100% में समाज में जहाँ कोई कमजोर है, जैसे भी कोई छूटा है, किसी को न्याय चाहिए, तो सबके लिए काम करें। जैसे कि अन्य संगठन पार्टियों को आप लोगों ने देखा होगा कि कोई केवल बहुजन में जो है केवल 85 की बात करता है। आई एम नॉट सर्टिफाइड 85, आई एम सर्टिफाइड 100। पूरा भारत के समाज, पूरे भारत के समाज के लिए आप पूरे भारत के समाज को एक साथ लेकर चलेंगे, जिसको जहां जिस चीज की जरूरत है, जहां जिस न्याय की जरूरत है, उसके लिए आप बात करेंगे। जी जी ठीक है। कुरल साहब, आप अपने इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी एक मुहिम है, पूरे भारत के स्तर पर ले जानी होगी इसको। बिल्कुल। अभी आपने हाल ही में लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम कब हुआ है और कहाँ हुआ है? 23 तारीख को ये जवाहरलाल 23 फरवरी को। हाँ, 23 फरवरी को जी। जवाहरलाल युवा केंद्र पर जी, घंटाघर के पास। अच्छा, लखनऊ में चौक के पास जी, वहाँ किया था। और जो अच्छा रहा रिस्पांस उसका, क्योंकि हम किसी नेता को आगे नहीं किया था, हम केवल सोशल जो काम करने वाले हैं उन्हीं साथियों को लेकर वहाँ मीटिंग की थी, बैठाया था लोगों को। वो सब आए, उस पर एकजुट हुए और ये कंसेप्ट दिया कि नहीं, हम सब मिलकर जो है इस कारवां को आगे ले चलेंगे। नहीं, एक तो आप सब लोग बड़े बधाई के पात्र हैं कि आज के समय में जबकि कोई भी राजनीतिक दल समाज को बांटने का ही कार्य कर रहा है, लगभग सभी राजनीतिक दल अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए भले वो सभी की बात कर लें, लेकिन वास्तव में समाज को बांटने का काम करते हैं, जिससे कि उनको आसानी से वोट मिल जाए।
और इसीलिए आपका ये संगठन, यह आंदोलन भारत के लिए एक बहुत बड़ी, एक सुखद बात है, एक अच्छी बात है, एक दवा के तौर पर ये काम आने वाला है कि जो सबको लेकर चलने की बात कर रहा है। जहां कहीं कोई गरीब है, जहां कोई छूटा हुआ है, जहां कोई बेसहारा है, उस सबके लिए सहारा और सबकी भागीदारी की बात आप करेंगे। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा समाज है जहां भागीदारी बहुत कम है, उसको ज्यादा जरूरत है, लेकिन कुछ समाज ऐसा है जहां भागीदारी की कम जरूरत है, फिर भी जरूरत हर किसी को है। कहीं ना कहीं सब में कहीं ना कहीं खामियां हैं, अन्याय सबके साथ हो रहा है। जब अन्याय की बात होगी और सभी के लिए न्याय की बात होगी तो भारत मजबूत बनेगा, समृद्ध बनेगा। तो कुरिल साहब, आप ये बताइए कि इसका ढांचा क्या है, आप कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, सदस्यता कैसे है? जी देखिए, ये हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को हम उसमें जोड़ने का काम किया है। जैसे जिस तरह से जातियां बटी थी, उसी तरह से ये आर्थिक तौर से बटे हुए हैं और जो समस्याएं हैं उसके आधार पर बटे हुए हैं। तो उनको हर व्यक्ति को जोड़ने का मैंने एक ढांचा बनाया है। जी। चाहे जैसे किसान का हम लेते हैं पहले जी। ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, एमएसपी की बात होती है जी। बहुत अच्छा है, ठीक है, एमएसपी लागू होनी चाहिए किसानों का। लेकिन ये सवाल हम उनसे कर रहा हूँ कि अगर एमएसपी लागू तो फिर जो है, जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर किसान है, इसका क्या उसमें हिस्सेदारी है? अगर उसमें हिस्सेदारी नहीं है तो फिर हिस्सेदारी देना होगा। ये तभी जो है किसान आंदोलन जो है सफल होगा, तभी लोग इस देश को लोग स्वीकार करेंगे। अन्यथा ये विकृत रहेगा तो ये समझ लिए जो किसान आंदोलन है, जो बेहतरी के लिए किसानों के हैं, वो जो है किसानों को ध्वस्त करने का है। मतलब किसानों का एक तरह से प्रयोग केवल करेगा। हाँ, बस, लेकिन उनको कोई भागीदारी या लाभ नहीं दे ना, पूंजीपति बढ़ेगा उसमें। तो ये उसका है। तो मेरा ये कहना है कि उसमें भूमिहीन किसान का जो सरकारी मानक है कि हम जो भूमिहीन किसान है उसको 3.25 एकड़ भूमि मुहैया कराएंगे, जोत जमीन। ठीक है, एक सरकार कहती है मेरे पास जोत जमीन नहीं है, तो मैं उस पर ये कहता हूँ कि जोत जमीन नहीं है तो कोई जमीन है, ऊसर जंगल, नदी नाला, तालाब, वन या जो भी जिस तरह की जमीन है, आप उसका रेशियो बढ़ाकर उसको आप जो है मुहैया करा दीजिएगा। हाँ, जैसे अगर उपजाऊ है तब तो कम दे रहे हैं, चल जाएगा। न उपजाऊ हो, गैर उपजाऊ है, उसका रेशियो बढ़ाइए, तो रेशियो बढ़ा करके दे दीजिए, क्योंकि वो हिस्सेदार है। हिस्सेदार है, जैसे कुछ कार्य कर सकते हैं। संविधान में केवल आप कह रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकली में नीचे लाना होगा समाज के बीच में। तो उसका ये, जैसे मजदूर किसान है, मजदूर किसान को जो दिहाड़ी आप देते हो तो उसको जो न्यूनतम एक तय हो रही है, तो जैसे अब इस समय 500 रुपए तय है, ये तो तय हो गई पूरा जो मनरेगा वगैरह के इनके लिए। तो मनरेगा वगैरह तो ठीक है, इसको आप 25 दिन काम देने का भी लक्ष्य रखिए, और ठीक है वो जो 25 दिन दोगे तो उसका भी लक्ष्य हो कि कम से कम इसको 25 दिन काम मिलना चाहिए। ये किसानों को भी सोचना होगा, किसान के जो आंदोलन चला रहे हैं उनका एक कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, सरकार को अलग छोड़िए। अभी तो ये आंदोलन जो चला रहे हैं उनका एक है, उसमें पॉलिसी में होना चाहिए कि ये इस तरह से काम होना चाहिए। तो इसी तरह का जो रोजगार है तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे अर्थ के तौर पर हमने जोड़ा, हमने कहा सबसे जो भीख मांग के खा रहा है या कमजोर है, गरीब है, जो राशन 5 किलो दे रहा है, तो 5 किलो राशन वाले को तो हमने कहा 25 रुपया की इसकी सदस्यता हम करेंगे। अच्छा, उसके लिए सदस्यता 25 रुपए, 25 रुपए करेंगे। ये 25 रुपए की सदस्यता कब तक के लिए? पूरे जीवन काल? नहीं, जीवन काल की नहीं, उसको हम बता रहे हैं सदस्यता 25 रुपए की होगी, वो 25-25 करके 5000 तक जाएगा। अच्छा, वो उस लेवल पर आए, बराबरी के कंसेप्ट पर आ जाएगा। 5000 में न्यूनतम मैंने जो आजीवन का उसका रखा है, तो 5000 की पॉलिसी है, तो 5000 जो इसका मानक माना है, तो उसको नीचे वाले को जोड़कर उसके वहां तक लाना है कि हम बराबरी कंसेप्ट पर जा रहे हैं। अच्छा, उसका पैसा नहीं मारा जाएगा, पैसे का रिस्पांस भी उसको मिलेगा। जब 5000 पहुंच जाएगा उसको, तो जो वैसे जो बैंक का रेशियो है उससे 2 गुना। अच्छा, जो वो पैसा आपके संगठन में जमा करेगा सदस्यता के नाम पर, उसके जरिए उसको रोजगार और उसको उसको कार्य में बदलने का काम करें। तो इसी तरह जैसे सक्रिय कार्यकर्ता को हमने 100 रुपया रखा है जी, जो काम करने वाला जो सक्रिय रहेगा तो उसको 100 रुपया वाला ही 25 रुपये का जोड़ेगा। अच्छा, तो फिर दोनों का चलेगा ना, वो जोड़ सकता है। 250 तक उसका रखा है कि 250 तक आप उसको लाइए कम से कम। अच्छा, उसमें कोई अगर नहीं पैसा दे तो फ्री भी आप जोड़ सकते हैं जी, फ्री जोड़ दीजिएगा, भागीदारी, जन भागीदारी। हाँ, फ्री भी जोड़ दीजिएगा, कुछ समय के लिए फ्री रहेगा। जब उसको एक कंसेप्ट होगा, जब उससे कुछ आय मिलेगी तो उसका जोड़ता जाएगा, उसका ये रखा गया है। और 100 रुपए का ये सोच है,
1000 रुपए वाला जो सदस्य होगा, जो नेतृत्व करता होगा, जो नेता होगा, तो वो 1000 रुपए वाला होगा। तो वो जो है 100 वाले जो है सक्रिय कार्यकर्ता को 50 जोड़ेगा। उसका सब लिमिटेशन है। 100 सक्रिय कार्यकर्ता जोड़ेगा 100 रुपए वाले। हाँ, 100 रुपए 50 जोड़ेगा एक आदमी, 50 जोड़ेगा 100 रुपए वाले सक्रिय कार्यकर्ता। हाँ, सक्रिय। अब वो 250 जोड़ेगा, तो इससे टीम बढ़ती जाएगी। मतलब एक नेटवर्किंग सिस्टम। हाँ, नेटवर्किंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही नेटवर्किंग सिस्टम रखा है। और 1000 वाला जो है जो जोड़ेगा तो 50-50 जोड़ दिया। और यही जब वो 5000 वाला जब जाएगा ऊपर लेवल में, तो 5 होंगे वो 1000 वाले। तो इस तरह का जो नेटवर्किंग बना दिया, तो ये पूरे देश में हर व्यक्ति तक, नीचे से ऊपर तक चला जाएगा। इसके बाद वो जो काम करने की व्यवस्था आएगी, तो जैसे कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो इसमें पैसा आप लगाएंगे और उससे एक वर्क शुरू होगा, तो आपका बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो आम लोगों को वर्क में हम तब्दील करेंगे, तो इनको वर्क देने में सहायता मिलेगी। तो किसी के पैसे का ही घपला नहीं होगा, सबको जो है रिसीवेबल। अच्छा, उसी में जो सदस्य है, सदस्य को भी जो कर रहा, तो उसको वर्किंग के आधार पर उसको भी मंथली पे, जितने ज्यादा सदस्य जोड़ेगा, जितना ज्यादा उसका काम होगा, तो उसको भी परसेंटेज उसको जाएगा। तो जो उसका जो काम होगा, तो वो जो विक्रय होगा, तो ये व्यापार की भी एक स्थिति बनेगी। जो पूंजीपति बैठे, मतलब आपका ये जो भागीदारी आंदोलन है, यह गैर राजनीतिक होकर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का है। ये क्योंकि आज जो है, जो पैसे का लेकर, पैसा लगाकर जो है वो पूंजीपति होता है, बड़ा शोषण करता है, तो वो शोषण की मुक्ति होगी। फिर इसी तरह से जो पूंजीपति है वो भी बदलेगा, पूंजीपति बदलेगा, दबाव बनेगा, वो पैसा लगाएगा, क्योंकि उसको ग्राहक नहीं मिलेंगे। तो हमारा उसको अलग नहीं करने का है। हम चाहते हैं वो पूंजीपति जो बड़ा है, वो जो है नीचे वाले से संबंध बनावे। हाँ। तो ये जैसा इसी का जो है राजनीति में असर जाएगा, क्योंकि यही हमारे वोटर भी बन जाएंगे। ये वोट यही देता है, वो वोट देता है, तो फिर उस व्यक्ति को वोट देगा जो उनके साथ चलेगा। जो जैसे पैसा से खरीदते हैं ना, तो पैसे तुम खरीदते हो, ठीक है, तो आओ इसमें पैसा लगाइए, इनके लिए वर्क करिए, तो यही तुम्हें वोट देंगे। तो दोनों को सामंजस्य बनाना चाहिए, दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। कहीं कोई पूंजीपति की बात ना कोई गरीबी की, सब लोग मिलकर चलेंगे, भाईचारा कायम होना चाहिए। यानी संविधान का जो एक रास्ता है, जो संविधान ने बताया है कि व्यक्ति की गरिमा जो है बंधुता से सुनिश्चित होगी। आपका ये जो कार्य है, जो आपकी योजना और रूपरेखा है, ये उसी रास्ते पर चलकर संविधान के लक्ष्य को पूरा करने वाला। जैसे वो इसमें और है, जैसे लोग नागरिकता के सवाल उठाते हैं, जैसे एक से एक मतलब इतना रुष्ट हो गया कि जो 47 में जो सबको नागरिक मान लिया गया था, उसको डीएनए के आधार पर ले आए। क्योंकि इसलिए रुष्ट हो गया कि जैसे दलित को अलग कर दिया, जो समाज को अलग किया, तो उसके खिलाफ जो उन्होंने अभियान, उसको जोड़ने काम नहीं किया। तो डीएनए का उसमें नहीं लाना चाहिए था। डीएनए के लाने से क्या हुआ, जो वो नागरिकता की बात उठा के, जो कि इस देश का जो सबको जोड़कर सबको राज करना चाहता है, उस व्यक्ति ने उसको नागरिकता का सवाल उठा दिया। तो इसमें जो है फॉर्मेट में अगर आया जाएगा, तो उसकी नागरिकता प्रमाणित स्वयं हो जाएगी। जैसे उसमें दिया है कि उसके बाबा का कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ये उसको जो है उसमें कॉलम में जोड़ना है, पर बाबा को जोड़ देना है। तो जब ये ढांचा बन जाएगा, जब वो 47 के ऊपर से यहाँ का रहने वाला है, तो नागरिक हो गया। तो इसको कोई रोक नहीं सकता है कि तुम नागरिक नहीं हो। मतलब जितने भी नफरत के बाजार चल रहे हैं राजनीति में, सबको ये बंद कर देगा, बंद करने का जो काम में ये और वास्तविक न्याय दिलाएगा। ये दोस्तों, एक बात आप देखते होंगे कि नफरत के आधार पर जो कुछ भी किया जा रहा है, इसमें नेताओं को चाहे जो लाभ हो जाए, आप में से भी जो छोटे मोटे नेता होते हैं उनको भी शायद कुछ लाभ हो जाए, लेकिन आम जनता को कहीं कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन बहुत ही एक अच्छी मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा है। एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित हो रही है, और अभी हम इस पर और भी चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से आप लोग कुछ परिचित हुए होंगे। मैं इसका नंबर भी दे रहा हूं स्क्रीन पर। आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का द लॉजिकल इंडियन चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।